आज हम वैश्विक आतंकवाद यानी ग्लोबल टेररिज्म पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार आज संपूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रस्त है। इसका खतरा और बढ़ेगा क्योंकि हम तकनीकी का इस्तेमाल मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत और दिलों के फासलों को दूर करने के बजाय केवल भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में दो ताज़ा घटनाओं ने दुनिया में दहशत और दबाव का माहौल बना दिया। इराक सीरिया में सक्रिय आईएस की छाया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। एक सिर्फ रे ने सिडनी में लोगों को बंधक बना लिया। एक दिन बाद ही पाकिस्तान के पेशावर में तो आतंकवादियों ने 132 बच्चों को मारकर हैवानियत की हदें पार कर ली। इसके साथ ही 2015-16 में पेरिस, पठानकोट और ब्रुसेल्स पर आतंकवादी हमलों ने दुनिया को भयभीत होकर जीने के लिए मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्य की परिभाषा, द एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शब्दावली में आतंकवाद शब्द है वह नवीन शब्द है जिसने समूचे विश्व का इन दिनों ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी आतंकवाद की सर्वसम्मत और सर्वव्यापी परिभाषा आज तक नहीं ढूंढी जा सकी है। बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वैध व्यवस्था अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी भी मान्यता नहीं दे सकती। आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केंद्रीकृत नहीं होती, अलबत्ता यह सघन और विस्तृत हो रही। गुर्रिलाई लड़ाई नियमित घोषित युद्ध के बीच की वह व्यवस्था है जिसकी परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, कार्यशैली, रणनीति और शक्ति परिधि समयगत और परिस्थितिगत बदलते रहते हैं। समकालीन स्थापित राजसत्ता अपने मानदंडों के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा और लक्ष्य को वैध या अवैध घोषित करती है। राजसत्ता के लिए आतंकवाद की परिभाषा और उसके लक्ष्यों को अवैध घोषित करती है। राजसत्ता के लिए आतंकवादी समाज विरोधी, शांति का दुश्मन और खलनायक हो सकता है, लेकिन वह भूतों का हीरो भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में भारत की केंद्रीय मुगलिय सत्ता की निगाहों में शिवाजी की हैसियत सिर्फ छापामार या आतंकवादी की थी, लेकिन मराठों के वे हीरो थे। हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग के वे नायक थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी जार सत्ता लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखती थी, परंतु 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन जननायक कहलाए, विश्व के महान क्रांतिकारी कहलाए। चीन में माओ त्से-तुंग की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी, वे तो छापामार युद्ध के महायोद्धा थे। उपयुक्त विवेचन से यह अर्थ निकलता है कि बागी, उग्रवादी, आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही जैसे संबोधन राज्य व परिस्थिति सापेक्ष है। इन्हें विद्यमान परिवेश एवं परिस्थितियों से पृथक करके नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन संबोधनों की स्थिरता हमेशा विवादास्पद बनी रही है। राजसत्ता के चरित्र में बदलाव के साथ साथ इन संबोधनों में भी गुणात्मक बदलाव आता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों द्वारा आतंकवाद की अवधारणा को समय समय पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। शाब्दिक रूप से टेरर, आतंक शब्द लैटिन भाषा से है, जो रोमन समूह की भाषाओं से जड़ जमाने के बाद ये शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया। इस शब्द से व्युत्पन्न टेररिज्म, आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य बहुत प्रचलित हो गए हैं। प्रोफेसर शार्दुलेक्सो के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति तथा जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने में बम या ऐसी ही अन्य समर्थ युक्तियों अथवा विस्फोटकों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। आतंकवाद के सार तत्व के संबंध में अपनी पुष्टि की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर शार्दुलेक्सो ने कहा है कि समाज के सारे राजनीतिक तथा कानूनी संगठनों के हिंसक विध्वंस की दृष्टि से किए गए अतिक्रमण इनमें शामिल है। जेकिंस कहते हैं कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसागत कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। जी स्वार्नबर्गर कहते हैं कि एक आतंकवादी को उसके तत्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। अमेरिका के कैलिम्स ग्रास ने आतंकवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि पहला है घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष और हिंसा, उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा जो राष्ट्रों को नष्ट कर देते हैं और नागरिकों को गुलाम बना देते हैं।
तीसरा, जनतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे कि नाजियों, फासिस्टों और उनके सहायकों ने किया था। संक्षेप में आतंकवाद की अधिक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार होगी। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र के विरुद्ध निष्पादित आतंकवादी कृत्य। इसमें अराज्य, मुक्ति के लिए युद्धरत राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निष्पादित आतंकवादी कृत्य शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला आतंकवादी कृत्य निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्र के लिए विचारणीय बन जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों विषयों द्वारा निष्पादित होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उत्पन्न खतरे के कारण और इसमें निहित अंतर्राष्ट्रीय तत्व के कारण। अब हम देखेंगे आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विख्यात अध्येता ब्रिया क्रोजर के अनुसार 20वीं शताब्दी का आतंकवाद अपने स्वरूप में विलक्षण है। यह समाज और राज्य व्यवस्था के लिए एक कलंक जैसा है। यह अपने स्वरूप में वैश्विक ग्लोबल है, अर्थात विश्व भर के आतंकवादियों में आपसी भाईचारा है, क्योंकि वे मूलभूत विश्वासों एवं कार्य पद्धतियों में एक जैसे हैं। वे एक दूसरे को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति में सहायता करते हैं। सामान्यतः आतंकवादी संगठन के सदस्य सुशिक्षित युवाजन और युवतियां होती है। न्यूनाधिक रूप से ये मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित होते हैं। आधुनिक आतंकवाद का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह प्राय उदारवादी और पाश्चात्य श्रेणी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपना प्रमुख निशाना बनाते हैं। यह स्थिति पूर्व काल से इस अर्थ में पूर्णतः भिन्न है कि पहले क्रांतिकारी दमनकारी शासकों या शासन तंत्रों यथा जार द्वारा शासित ऑस्ट्रियाई हंगेरियाई साम्राज्य या फ्रांस के एशियन शासन को अपना निशाना बनाते थे। पिछले 3 दशक से हवाई जहाज़ों के अपहरण, दूतावासों में विस्फोट, कूटनीतिज्ञों के अपहरण, उत्तेजनात्मक कार्रवाई, सरकारी व गैर सरकारी मिशनों के विरुद्ध सीधे आक्रमण और प्लास्टिक एवं डाक बम्बों के विस्फोट आदि के बारे में चौंकाने वाली घटनाएं निरंतर होती रही हैं। जैसे 3 दिसंबर 1969 को यहूदियों के गुट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सीरिया के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख कार्यालय पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इराकी मिशन के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया। उत्तरार्ध में स्कॉटलैंड यार्ड को पार्सल या पत्रों के रूप से भेजे गए प्लास्टिक बम्बों की बाढ़ के कारण लंदन के पोस्ट ऑफिस में द्वितीय महायुद्ध के बाद पहली बार विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित करना पड़ा। हम ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। 1970 के दशक में कुल जितने आतंकवादी कृत्य उनमें से आधे यूरोप में हुए, लैटिन अमेरिका में 21%, उत्तरी अमेरिका में 14% और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में यूरोप की तुलना में 2 गुना आतंकवादी कृत्य हुए। 1978 में यह अनुपात उल्टा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद विशेष रूप से बढ़ गया मालूम होता है। राजनीतिक तथा अपराध जगत के आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर यात्री हमले किए। राजकीय भवनों, बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालय, शराब घरों और नाटक घरों में बम छुपाए। विमानों, पानी के जहाज़ों, सिंगापुर में तो नावों का भी अपहरण तक कर लिया गया और हजारों यात्रियों को बंधक बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। पिछले 2 दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन और श्रीलंका जैसे देश आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। 1983 में बैरूत में अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने पर कार बम विस्फोट में 240 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों में बम विस्फोट में 250 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5000 घायल हुए। अमेरिका के 2 प्रमुख शहरों, व्यापारिक राजधानी न्यूयॉर्क तथा राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले किए गए। इन हमलों में बिल्कुल नया आत्मघाती तरीका अपनाया गया। आतंकवादियों ने बोस्टन हवाई अड्डे से यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें पूर्व निर्धारित निशानों से टकराया। 4 विमानों से 2 को विश्व व्यापार केंद्र के ट्विंस टावर, 2 टावर से अलग अलग 15 मिनट के अंतराल पर टकराया गया और तीसरे विमान को पेंटागन भवन, जो कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, से टकराया गया और चौथा विमान पेनिसिल्वानिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक नज़र। 7 वर्ष की मेहनत के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1973 में बनकर तैयार हुआ। उस वक्त इस पर अनुमानित लागत लगभग $75 करोड़ आई। 110 मंजिलों की यह ट्विन टावर 2 इमारत वर्तमान दौर की विश्व की सबसे ऊंची 10 इमारतों में से एक थी। अमेरिका के चेस्ट हैमिल्टन बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉकफेलर ने 1962 में न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन डी राफेल की मदद से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए राजी किया।
16 एकड़ भूमि में फैले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1 करोड़ वर्ग फीट कार्यालय स्थान था, जिसमें विभिन्न देशों की 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस थे तथा 50,000 लोग इसमें काम करते थे। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड सेंटर के दोनों टावरों से अपहरण किए गए यात्री विमान टकराए तथा इन इमारतों में लगभग 15,000 लोग काम कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 26 फरवरी 1993 को भी आतंकवादियों ने कार बम विस्फोट किया, जिसमें कुल 6 लोग मारे गए। अमेरिका का पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग और यह विश्व की सबसे बड़ी और सुरक्षित इमारत है। पेंटागन में लगभग 2 लाख टेलीफोन रोजाना किए जाते हैं। इसमें सुरक्षा विभाग की 1 लाख मील की स्वयं टेलीफोन केबल लगी है। पेंटागन में 17.5 मील के बरामदे हैं, परंतु इमारत के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में मात्र 7 मिनट का समय लगता है। ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरब के रियाद शहर में जन्मा ओसामा अरबपति था। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ओसामा को प्रशिक्षण दिया। अफगानिस्तान में संयुक्त संघ के वर्चस्व को समाप्त करने की लड़ाई में विभिन्न अखबार कबीलों से लड़ी थी। ओसामा धनाढ़ था। विरासत में उसे करोड़ों डॉलर अपने पिता से मिले। वे सऊदी अरब में निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं। ओसामा की सऊदी अरब नागरिकता खत्म कर दी गई और पिता और भाइयों ने भी नाता तोड़ लिया। लगभग 1 दशक से ओसामा अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में गोफीनाथ ठिकाने पर छिपा रहा। 46 वर्षीय ओसामा ने कंधार में ही अपने पुत्र का विवाह किया। लादेन अद्भुत नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता का मालिक था। एक मोटे अनुमान के अनुसार उसके पूरे नेटवर्क के पास लगभग 25 से 30 अरब डॉलर का खजाना था। कहा जाता है कि विश्व भर में 60 देशों की सरकारें ओसामा बिन लादेन की समर्थक रही। उसने मिस्र, अल्जीरिया, यमन के विद्रोहियों को आर्थिक सहायता देकर अपनी ताकत में भरपूर वृद्धि की थी। अमेरिकी सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने को 120 करोड़ यानी कि 12 मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा रखी थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अमीर और धर्मवीरू परिवार में जन्मा यह शख्स इस्लामी कानूनों का काफ़ी जानकार माना जाता था। काबुल से 15 किमी दक्षिण पूर्व के सिक्कोर अलकायदा के सबसे बड़े और सबसे कुशलता से चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में एक था। उसने युद्ध से जर्जर एक देश को अपहृत करके आतंक के स्रोत में तब्दील कर दिया। उसने लगभग एक मजहब का अपहरण कर लिया और सभ्यताओं के टकरार को हवा दे दी। भारत में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष संदर्भ में अप्रैल 2002 में गृह राज्य मंत्री CH विद्यासागर राव ने राज्यसभा के एक प्रश्न में उत्तर में बताया कि भारत में लश्कर-ए-तौबा, जैश मोहम्मद, लिट्टे, हरकत-उल मुजाहिदीन तथा सिमी समेत 31 प्रमुख उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं। लिट्टो जैसे उग्रवादी संगठन श्रीलंका से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैंप स्थापित कर लिए। उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, आफा बोडोलैंड, NDFB ने भूटान और बांग्लादेश में, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने बांग्लादेश में तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके सभी गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैंप स्थापित किए हुए हैं। हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य देश के विभाजन से ही पाकिस्तानी कूटनीतियों का चाल का प्रमुख केंद्र बिंदु होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत की उसकी संकल्पना के अनुसार वह 1947 के विभाजन को हमेशा अधूरा मानता रहा। उसने इस राज्य की हथियार के लिए बार बार प्रयत्न के लिए पहली बार सैनिकों के सक्रिय समर्थन के साथ कबायलियों की घुटपैठ करवा दी और उसके साथ 3 युद्ध करके वर्ष 1999 में कारगिल में अविवेकपूर्ण घुसपैठ के द्वारा, लेकिन हर बार उसे मुँह की खानी पड़ी। हर बार भारत ने उसे करारा जवाब दिया। नवंबर 2000 को भारत द्वारा कश्मीर में घोषित एक तरफा संघर्ष विराम मई 2001 तक चला। तब काफ़ी अटकलें लगी थी कि शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध तब शुरू किया जब पाकिस्तान ने यह देखा कि परोक्ष रूप से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। अघोषित युद्ध में राज्य के असंतुष्ट युवकों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह करके चोरी छुपे शुरू किया गया। घुसपैठ में बढ़ोतरी करने और उसे कारगर बनाने के लिए पाकिस्तान सेना द्वारा सीमा पार से गोलीबारी में वृद्धि, भाड़े के विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण में बढ़ोतरी, उग्रवाद के दायरे को जम्मू और उससे आगे तक बढ़ाना जिसमें राजौरी, पुंछ और डोडा पर अधिक ध्यान देना, पीर पंजाल रेंज में दक्षिण में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ाना, घुसपैठ के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ कुछ उच्च तुंगता वाले दर्रों सहित अन्य राष्ट्रों का प्रयोग, फिदाइन आत्मघाती दस्तों का निरंतर प्रयोग, राज्य में उग्रवाद को जारी रखने के लिए धन प्रवाह में वृद्धि,
मिश्रित कश्मीरी संस्कृति को बदलने के उद्देश्य से पान इस्लामिक रूढ़िवादियों को जम्मू कश्मीर में अनवरत भेजते रहना। जम्मू कश्मीर में बहुत से आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, जिनमें प्रमुख है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत अल जिहाद इस्लामी, तहरीक उल मुजाहिदीन और आदि। रूस में आतंकवाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही मध्य एशिया के उत्तरी काकेकस के क्षेत्र में इस्लामिक आतंकवाद ने पैर जमाने आरंभ कर दिए थे। पूरे उत्तरी काकेकस क्षेत्र को स्वतंत्र इस्लामी राज्य में रूपांतरित करना उनका घोषित लक्ष्य था। उनकी छत्र छाया में अपराधियों पर मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। चेचन्या में उन्होंने अपना केंद्र स्थापित कर लिया और दागिस्तान को अपनी कार्रवाई के निशाने पर रखा। आतंकवादियों की आपराधिक गतिविधियों ने रूस की सरकार को उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सेना के बढ़ते दबाव से आतंकवादियों को चेचन्या में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। चेचन्या की सरकार की हमदर्दी इस्लामी आतंकवादियों के साथ थी, अतः उसने आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए रूस के साथ सहयोग नहीं किया। अतः रूस को चेचन्या के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का अवसर प्राप्त हो गया। सैनिक कार्रवाई 2 चरणों में चलाई गई। पहले तो हवाई हमलों द्वारा आतंकवादियों के अड्डों, सैनिक ठिकानों तथा चेचन्या के आर्थिक प्रतिष्ठान विशेषकर तेल उद्योग को नष्ट किया गया और आर्थिक प्रतिष्ठान को नष्ट करने के लिए तर्क दिया गया कि इनसे होने वाली आय का बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को लामबंद करने पर खर्च हो रहा है। चीन में आतंकवाद। चीन में मुस्लिम आतंकवादियों का प्रकोप जारी है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनचियांग में वर्ष 1998 से आंदोलन चल रहा है। 1997 में यहाँ के अलगाववादी आतंकवादियों ने चीन के कई बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। श्रीलंका में आतंकवाद। श्रीलंका में तमिल आतंकवाद किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्वतंत्र तमिल इलम राज्य की स्थापना के लिए शुरू किया गया संघर्ष लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे के नेतृत्व में अभी भी जारी है। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र में आतंकवाद। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र जैसे देश हजारों वर्ष पुरानी अरब संस्कृति से जुड़े हैं, फिर भी ये पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की भट्टी में झुलस रहे हैं। अल्जीरिया में पिछले 6-7 वर्षों से आतंकवाद जारी है और अब तक 75,000 से लोग इसके शिकार हो चुके हैं। सूडान में 1958 से हिंसात्मक गतिविधियां जारी हैं। यहाँ का आतंकवाद कभी कम हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है। मिस्र का कट्टरवादी आतंक अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। आतंकवाद का भयावह साया तुर्की, जॉर्डन, लीबिया, ईरान आदि देशों में भी है। आज विश्व के 4 देश आतंकवाद की चपेट में आ गए हैं। इनमें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। जून 2014 में ISIS ने सीरिया के बड़े हिस्से को कब्जाने के बाद इराक के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और संगठन के प्रमुख अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। पाकिस्तान में भी 3 प्रदेशों फाटा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर केंद्रीय सरकार का कब्जा नाममात्र का रह गया है। अब हम देखेंगे आतंकवाद रुग्ण समाज की उपज, टेररिज्म या टेररिस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सिक सोसाइटी। आतंकवाद राज्य व समाज के विषैले चरित्र की उपज है। समाज में व्याप्त बहुआयामी विषमता एवं असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं एवं आकांक्षाएं, सामंती व औपनिवेशिक मूल्य दृष्टियों, जातियों व वर्णगत वर्चस्ववादिता, धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मगत राज्य एवं कट्टर राष्ट्रवाद, युद्धोन्माद, तकनीकी कौशल का नकारात्मक प्रयोग, राज सत्ता का कुलीनीकरण जैसी घातक प्रवृत्तियां फांसीवाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बीज, खाद, जल और जमीन प्रदान करती हैं। आतंकवाद की उत्पत्ति राज्यों में अल्पसंख्यकों का रंगभेद या जातीयता और धर्म के नाम पर अपनाई गई दमन और संरक्षण की दोगली नीति के कारण हुई है। धार्मिक कट्टरवादिता एवं जातीय उन्माद और बाहरी राष्ट्रों द्वारा किए गए पोषण ने आतंकवाद की तेजी से विकसित किया है। आतंकवाद बीमार या रुग्ण सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगों की तरफ एक लंबे समय तक ध्यान न देने या एकाकीपन परिणाम स्वरूप होती है। आज की स्थिति में असंतोष, हताशा, निराशा, उपेक्षा, शोषण और अत्याचार इसके प्रमुख कारण हैं। आतंकवाद के रूप। आतंकवाद की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। आतंकवाद का पहला रूप है मानव बम। मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार और सेना के पास नहीं है। मरने मारने का संकल्प लिए उच्च विस्फोटकों से लैस चलता फिरता कोई भी युवक या युवती मानव बम बना वह व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम RDX को बेल्ट में भरकर अपनी कमर से बांधे रहता है, जो ब्लास्टिंग कैप और बैटरी से जुड़ी रहती है।
बेल्ट से भरे विस्फोटकों को विस्फोटन इलेक्ट्रिक प्रणाली पर आधारित होता है, जिसे मात्र एक छोटे से बटन को दबाकर विस्फोटित किया जा सकता है और वह बम मानव बम बने व्यक्ति की सुविधाजनक पहुंच के भीतर मौजूद होता है। एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व में 75 से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिसके पास मानव बम मौजूद है। इनमें श्रीलंका का उग्रवादी संगठन लिट्टे प्रमुख था। मानव बमों को तैयार करने के लिए भी इस संगठन को सर्वाधिक दक्षता हासिल थी। लिट्टे के पास अब मानव बमों की पूरी ब्रिगेड थी, जिसमें 250 मानव बम आतंकवादी कार्रवाई हेतु हरदम तैयार रहते थे। दूसरे स्थान पर हिजबुल एवं सीरिया समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लाम जिहादी ने इसी अवधि में 52 बार मानव बमों का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त ओसामा बिन लादेन का अलकायदा, फिलिस्तीनी की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट व हमास पीकेके के नाम से प्रसिद्ध तुर्की का कुर्दिश वर्कर्स पार्टी और पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नामक उग्रवादी संगठन बड़ी संख्या में मानव बमों द्वारा हमला करने की क्षमता रखता है। आतंकवाद का दूसरा सुगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में दिखलाई देता है, जो अपनी हिंसक और बलकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां अरब रिवॉल्यूशन ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों द्वारा संपन्न की जाती है। ये समूह आदेश, सदस्यता और उनके मुख्यालय से आबद्ध होते हैं। पाकिस्तान बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अवाबी हरकत उल अंसार, जमात उल फारूक, मुजाहिद कौमी मूवमेंट इत्यादि। अफगानिस्तान में हरकत इस्लामी, जमात इस्लाम, नेशनल इस्लामिक मूवमेंट, नॉर्दर्न अलायंस, तालिबानी मिलिशिया। इजराइल में अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, फतेह ऑपरेशन हमस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्म अरब स्ट्रगल आदि। आतंकवाद का तीसरा राज्य प्रायोजित रूप है। विश्व के कई देशों प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकवाद को सहयोग व प्रश्रय दे रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म नामक रिपोर्ट में 6 राष्ट्रों क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण यमन और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना गया। ऐसे देशों की सूची में अब पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। यह बात 100% सत्य है कि आतंकवाद तभी फूलता है जब उसे समर्थन देने वाले बाहरी देश हों। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान ही है और इसे अंजाम देने का कार्य ISI कर रही है। पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी में भारत ने लगभग 2 दशकों से फैला रखा है। उसने अपने पंजाब में आतंकवाद फैलाया और अब जम्मू कश्मीर में विदेशी व भाड़े के आतंकवादियों की मदद से आतंकवाद तेज कर दिया। आतंकवाद का चौथा रूप है इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद का अर्थ यह लगाया जाता है कि जो राष्ट्र इस्लाम को मानते हैं वह आतंकवाद के रास्ते पर हैं, या दूसरे अर्थों में कहें तो इस्लाम का कट्टरवादी नेतृत्व पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। इस्लाम के प्रति निष्ठा उन्हें एक भावना के सूत्र में बांधती है जो देश की सीमा विभाजन से प्रभावित नहीं होती, और यही इस्लामिक भावना जुनून की हद तक पहुंच जाती है। और जो लोग उन लोगों के विरुद्ध कार्य करते हैं जो इस विचारधारा को नहीं मानती, यह जुनून इस सीमा तक इन पर सवार हो जाता है कि वे आत्म बलिदान के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद। संयुक्त राष्ट्र ने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही उपाय करते हुए आतंकवाद की समस्या पर निरंतर ध्यान दिया है। कानूनी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेषित एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ बुनियादी कानूनी दस्तावेज की रचना करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए एक नेतृत्व को और एक नेटवर्क को स्थापित किया है। प्रमुख एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान उड्डयन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी आदि। विमानों पर किए गए अपराधों व कृत्य अन्य कार्यों पर कन्वेंशन, विमानों के गैरकानूनी कब्जे के निरोध हेतु कन्वेंशन, नागर विमानन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन, समुद्री नौकायन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन आदि। बंधक बनाने के खिलाफ कन्वेंशन। पक्ष राज्य बंधक बनाने के काम को उपयुक्त दंडों द्वारा दंडित करने पर सहमत हो गए। वे अपने क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, सूचना के विनियमन और किन्हीं भी आपराधिक या प्रत्यंत प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए भी सहमत हो गए। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र व सहयोगी कर्मचारियों की सुरक्षा पर कन्वेंशन। नेक्स्ट है आतंकवादी बमबारी के निरोध में निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। और चौथा है इसके अंतर्गत आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए निरोध के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन।
ये सभी कार्य या कृत्य यूएनओ के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए भयंकर आतंकवादी हमले ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के केंद्र में ला दिया। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करने संबंधी संकल्प 1368 पारित किया। इसके बाद 28 सितंबर 2001 को उसने संकल्प 1773-2001 में पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रतिकार करने के लिए विविध और व्यापक उपायों व नीतियों का उल्लेख किया। एक संकल्प में अन्य बातों के साथ साथ सभी राज्यों से आतंकवादी कृत्यों को धन देने से रोकने और उनका दमन करने, संभावित आतंकवादियों की सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, आतंकवादियों को किसी प्रकार का समर्थन देने जिसमें भर्ती और प्रशिक्षण आदि शामिल से बचने का आह्वान किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना। अब आतंकवादी संगठनों के पास विभिन्न प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक उपलब्ध हैं। नाभिकीय हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार भी आतंकवाद की पहुंच की परिधि में है। आतंकवादी आज इस स्थिति में है कि वे किसी भी प्रचलित महामारी के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु प्रयोगशाला में तैयार कराकर उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी भयावह चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनौती किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। थैंक यू।